consequences of division of work, if it means if we will not follow this principle, then what type of consecutions may occur, किस प्रकार के समस्याएं खड़ी हो सकती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट consequence is lack of efficiency. If we will not divide the work among the employees as per their qualification, education, as well as skills, knowledge, experiences, then क्या होगा? lack of efficiency, employees में efficiency नहीं होगी. there will be no specialization नहीं होगा. there will be no specialization मतलब हमने पर्टिकुलरली एक ही व्यक्ति से को इट मीन्स वी आर परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल पर्सन, तो उसमें एक स्पेशलाइजेशन कभी भी क्रिएट नहीं होगा. मतलब इट मीन्स एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स वी कैन पुट हेयर. अगर एक व्यक्ति एक ही समय में बहुत सारे काम करता है, देन ही वुड नॉट बी स्पेशलाइज. जैसे अगर हम एक व्यक्ति से प्लम्बर का काम करवाएं, प्लम्बर दैट बाथ फिटिंग जो करता है, सिमिलरली हम उससे इलेक्ट्रीशियन का भी काम करवाएं, कारपेंटर का भी काम करवाएं, देन ही दैट पर्टिकुलर पर्सन विल नॉट बी एबल टू डेवलप हिज स्पेशलाइजेशन इन अ पर्टिकुलर स्ट्रीम. सिमिलरली अगर हम एक ही टीचर से सारे सब्जेक्ट पढ़वाएं, तो उस टीचर में भी एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन डेवलप नहीं होगा. फॉर एग्जांपल, एक ही टीचर आपको कॉमर्स भी पढ़ा रहा है, सिमिलरली साइंस भी, एंड डिफरेंट सारे सब्जेक्ट राइट फ्रॉम द बिगनिंग सारे ही सब्जेक्ट एक टीचर पढ़ा रहा है, देन ही विल नॉट बी एबल टू डेवलप द स्पेशलाइजेशन. सिमिलरली आगे बढ़ते हुए, चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क. अगर हम वर्क डिवाइड नहीं करेंगे तो मे बी पॉसिबल कि सारे लोग एक ही काम कर लें. सपोज़ अगर हमने वर्क डिवाइड ही नहीं किया, तो एक ही काम को करने के लिए सारे के सारे एम्प्लॉय दौड़ पड़ेंगे, देन इट विल क्रिएट डुप्लीकेशन ऑफ वर्क. मैं अपने पिछले वीडियो में भी इसे पर्टिकुलर प्रिंसिपल को डिस्क्राइब कर चुका हूँ आप लोगों के साथ में. ठीक है. नाउ सेकंड प्रिंसिपल जो आ रहा है, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट अबाउट दिस प्रिंसिपल, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ये पिछली बार भी हमने अपने वीडियो में डिस्क्राइब किया था मैंने. प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल, अथॉरिटी मीन्स power to take decision. Authority means power to take decision, and responsibility means obligation to complete the task या job on time. ये इसका मीनिंग होता है. अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, डिसीजन लेने के लिए पावर, डिसीजन मेकिंग के लिए अ मैनेजर रिक्वायर्ड पावर, दैट इज कॉल्ड अथॉरिटी. एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ part of task, a sort of task an organization assigned to that particular manager or that particular employee, जो उसका obligation होता है, जो उसे हर हाल में complete करना होता है. तो जनरली फ्योल जो जनरली देखा जाता है, एज पर सर हेनरी फ्योल, देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऑर्गेनाइजेशन में भी एक बैलेंस होता है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंसिंग होती है. मतलब एज पर द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, या आप कह सकते हैं एज पर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी मैनेजर को प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि काम आसानी से हो सके. बढ़ते हैं आगे. फ्योल बता रहे हैं एक्सेस ऑफ अथॉरिटी. एक्सेस ऑफ अथॉरिटी में मिसयूज ऑफ पावर एंड एक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विल लीड टू डिले इन वर्क. एक्सेस ऑफ अथॉरिटी में मिसयूज ऑफ पावर का मिसयूज, दुरुपयोग कर सकता है मैनेजर, एक ऑफिसर. और एक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम उसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, अथॉरिटी कम दें, तो काम कंप्लीट नहीं करेगा. और अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कम दें और पावर उसको ज़्यादा दे दें, देन ही और शी में मिसयूज द अथॉरिटी. तो
एज पर सर हेनरी फ्योल देयर मस्ट बी अ बैलेंस, देयर मस्ट बी अ प्रॉपर बैलेंस, इनके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। जितना 50% अगर अथॉरिटी है तो 50% रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, दोनों का प्रपोर्शन सेम होना चाहिए। पॉजिटिव इफेक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस, पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे और क्या कॉन्सिक्वेंसेस अकर हो सकते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट, इफ वी विल फॉलो authority and responsibility the principle, then positive effect would be no misuse of authority का misuse नहीं होगा। helps in meeting responsibilities on time, समय पर जिम्मेदारियाँ obligation complete होंगे, ठीक है। overburden नहीं होगा और delay in work भी नहीं होगा, overburden नहीं होगा एम्प्लॉयज़ के ऊपर और delay in work भी नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आती है देन वंस अगेन आप इसको सुन सकते हैं, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई थिंग्स क्लियरली। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है देन आप इसको फिर से देख सकते हैं। जैसा हम देख रहे हैं पॉजिटिव इफेक्ट में हेल्प्स इन मीटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टाइम एंड नो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। ऑन द अदर हैंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, अगर हम ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करेंगे तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या दुष्परिणाम होंगे। डिले इन वर्क, ओवरबर्डन भी होगा और डिले इन वर्क होगा। अगर हम करेंगे तो नो ओवरबर्डन और नो डिले इन वर्क, और अगर नहीं करेंगे तो ओवरबर्डन हो जाएंगे एम्प्लॉयज़, मतलब काम ज़्यादा है अथॉरिटी कम है तो ओवरबर्डन है, अथॉरिटी के कंपैरिजन में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है तो ओवरबर्डन, जिससे कि डिले इन वर्क होगा। सिमिलरली मैनेजर में मिसयूज़ द अथॉरिटी, अगर हम अथॉरिटी ज़्यादा देंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी तो भी हम देखते हैं कि उसका मिसयूज़ होगा। जैसे कई सारे केसेस में गवर्नमेंट ऑफिसर्स में ये देखा गया है। आई विल नॉट स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, बट कई बार ये कंप्लेंट हम पेपर में भी पढ़ते हैं कि बड़े अधिकारी सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट से घरों का काम भी करवाते हैं, जैसे बच्चों को स्कूल छोड़कर आना, घर के लिए सब्ज़ी भाजी तरकारी लेकर आना। ऐसे कई डिपार्टमेंट में ये चीज़ें उजागर हो चुकी हैं। तो दिस इज़ द ग्रेट एग्जांपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी। यहाँ पर मैनेजर मिसयूज़ कर रहा है अथॉरिटी का, दैट ऑफिसर इज़ मिसयूजिंग द अथॉरिटी। तो इस तरह की सिचुएशन ना क्रिएट हो, इसके लिए हेनरी फ्योल बोलते हैं, सर हेनरी फ्योल हमें स्पेसिफाई करते हैं, देन देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बराबर बैलेंस होना चाहिए। थर्ड प्रिंसिपल पर आते हैं। द थर्ड प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ कमांड। व्हाट इज यूनिटी ऑफ कमांड? यूनिटी ऑफ कमांड, according to this principle, employees should receive order only from one boss। एक समय में एम्प्लॉयज़ को एक ही व्यक्ति से ऑर्डर लेना है, एक ही बॉस होना चाहिए। मतलब इट मीन्स देयर शुड बी वन बॉस। अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए। इफ़ एम्प्लॉयज़ विल रिसीव ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन बॉसेस देन व्हाट विल बी द इम्पैक्ट, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमें बस इतना ही इस प्रिंसिपल को समझना है। दैट प्रिंसिपल इज क्लियरली explaining itself। Principle of unity of command, it means according to this principle Fayol stated that a group of employee should receive order only from one boss। ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम बात करें तो बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, और उन सारे डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉयज़ होते हैं। अगर मार्केटिंग मैनेजर सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को ऑर्डर देने लग जाएगा तो सेल्स टीम कंफ्यूज हो जाएगी कि हम सेल्स मैनेजर का ऑर्डर एग्जीक्यूट करें या मार्केटिंग मैनेजर का ऑर्डर एग्जीक्यूट करें, बिकॉज दे आर रिसीविंग ऑर्डर मोर देन वन बॉसेस। या मानकर चलते हैं सेल्स की टीम है, उसको 3 लोग कमांड कर रहे हैं। मार्केटिंग मैनेजर बोलता है कि भैया इतनी सेल करो, सेल्स मैनेजर बोलता है कि आप लोगों को इतना परफॉर्मेंस करना है, इतना टारगेट अचीव करना है। सिमिलरली प्रोडक्शन मैनेजर बोलता है कि भैया आप सेल कम करो क्योंकि हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं उस हिसाब से, देन या ऑर्डर कम लेकर आइए आप। देन इट विल क्रिएट
प्रॉब्लम अमंग द एम्प्लॉयज़ बिकॉज उन्हें समझ में ही नहीं आएगा कि हम किसका ऑर्डर एग्जीक्यूट करें. दीज ऑल आर एम्प्लॉयज़. इट्स सेल्स टीम का एग्जांपल हम देख सकते हैं. अब ये बेचारे ऑर्डर ले रहे हैं 3 लोगों से. देन ये सारे के सारे कंफ्यूज हैं कि हम किसका ऑर्डर एग्जीक्यूट करें. ऑन द अदर हैंड अगर हम एक दूसरा ग्राफ देखें, अगर वो सिर्फ सेल्स मैनेजर से ऑर्डर लेते हैं, इफ़ दे आर गेटिंग कमांड ओनली फ्रॉम वन बॉस, दैट इज़ सेल्स मैनेजर, जो उनका अल्टीमेट बॉस है, तो आप यहाँ ग्राफ में भी देख सकते हैं एक बहुत ही क्लियर व्यू है. सभी एम्प्लॉयज़, कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति ऑर्डर दे रहा है और बाकी सारे उसके ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर रहे हैं. देन सो दिस इज़ द क्लियर एग्जाम्पल. यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है. तो फ्योल इंसिस्ट करते हैं कि देयर शुड बी वन बॉस और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ या एम्प्लॉयज़ रिसीव ऑर्डर ओनली फ्रॉम वन बॉस. पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे चलिए देखते हैं. नो कन्फ्यूज़न इन द माइंड ऑफ सबऑर्डिनेट. सबऑर्डिनेट्स को किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि हमें किसका ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है और किसका नहीं, क्योंकि वो एक ही व्यक्ति से उन्हें ऑर्डर मिल रहा है. पॉजिटिव इफेक्ट इफ़ वी विल फॉलो दिस प्रिंसिपल इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. नो ईगो क्लैशेस, किसी भी प्रकार का ईगो नहीं है. अब अगर हम देखें कि मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर, ये तीनों मैनेजर अगर ऑर्डर दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को और एम्प्लॉयज़ किसी एक का ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहा है, बाकियों का नहीं कर रहा है, तो उनके बीच में भी ईगो क्लैशेस होंगे. उनके बीच में उनका ईगो आएगा. ठीक है, तो एक ही मैनेजर है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नो ईगो क्लैशेस. इम्प्रूव कर रहा है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होगी, कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं रहेगा. सिमिलरली अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस देखें इसके, इफ़ वी विल नॉट फॉलो द प्रिंसिपल इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, देन व्हाट विल हैपन? कन्फ्यूज़न, ईगो क्लैशेस. कन्फ्यूज रहेंगे एम्प्लॉय, जैसा कि ये क्वेश्चन मार्क मैंने बनाया है, दैट सबऑर्डिनेट. ये जो टीम है, ये टीम सबऑर्डिनेट्स की टीम है. वो बेचारे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें, बिकॉज दे आर कन्फ्यूज. दीज आर सबऑर्डिनेट्स. तो सबऑर्डिनेट्स मतलब सुपीरियर के नीचे वाली जो टीम है, जो टीम मेंबर्स हैं, वो कंफ्यूज हैं कि हम किसका ऑर्डर एग्जीक्यूट करें, किसका ना करें. तो वॉयलेशन, अगर हम ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होगा? कन्फ्यूज़न अमंग सबऑर्डिनेट्स आप लिख सकते हैं. कन्फ्यूज़न अमंग सबऑर्डिनेट्स एंड ईगो क्लैशेस among if they are receiving order from more than one boss among superiors. superiors के बीच में ईगो क्लैश हो रहा है और सबऑर्डिनेट्स के बीच में अपना प्रॉब्लम चल रहा है. सो